वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। तो चैप्टर 1 मैंने कल ख़त्म किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने कल कहा भी था कि आपके जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा सुपीरियर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आज हम कैरी डाउन करेंगे एंड ये कॉन्सेप्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट हाँ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बस ध्यान से वीडियो को सुनना। डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, ध्यान से उसको पढ़ना। ठीक है, पहला टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TVM। एक्चुअल में होता क्या है, देखो मैंने आपको सेमेस्टर 2 में समझाया था, जब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल समझा रही थी कि आज जो 1 रुपये की वैल्यू है वो अगले साल सेम नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है लैंड का। जो लैंड आज की डेट में 1 लाख का है, कल की डेट में क्या वो 1 लाख का रहेगा? नहीं, बट ऑब्वियसली वो समथिंग अराउंड 1,50,000 या फिर 2 लाख तक पहुंच जाएगा। क्यों? लैंड तो उतना ही है, स्पेस तो उतनी ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, हर दर महंगाई बढ़ रही है। जब पूरे मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तो पैसे की जो वर्थ है आज की डेट में वो कल की डेट में कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फॉर इंस्टेंस पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में जब पार्ले जी आता था तो वो 2 रुपये में 8 पीसेस देते थे। अब जब आता है दे हैव रिड्यूस्ड इट्स साइज, इट्स क्वान्टिटी, एवरीथिंग, पर दे कितने रहे हैं? 2 ही रुपये में। तो दैट इज़ द थिंग कि तब से लेकर अब तक के बीच में मनी की जो वैल्यू है वो बहुत 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 दर बदर कम होती जा रही है। ज़्यादा अमाउंट में हमें उतनी ही चीज़ अगले साल मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है। तो जो ये कंसेप्ट है कि जो 1 रुपये की वैल्यू आज है वो कल उतनी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली उससे कम ही रहेगी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम के रिस्पेक्ट में मनी की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। दिस कंसेप्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग लोन लेते हो, आपने 10,000 का भी लिया, बट उस पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि जो लोन आपने आज की डेट में लिया है 10,000, अगर आप उसको 6 महीने बाद 10,000 ही लौटाओगे तो उस 10,000 की सेम वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। तो वैल्यू फ्यूचर से मैच कराने के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, चाहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रीपेमेंट ऑफ लोन हो। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि इसकी नीड क्यों है, तो अभी मैंने आपको सेम चीज़ समझाई। बेसिक सी नीड है इसकी कि जो कंसेप्ट है मनी की वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू से मैच कराने के लिए। दूसरी जो है वो प्रिफर्ड कंजम्पशन है। आप लोग लोन क्यों लेते हो, EMIs वगैरह क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको कोई चीज़ आज की डेट में चाहिए होती है, आप उसके लिए बाद तक पे करते रहते हैं। तो जो यूजुअली कस्टमर्स होते हैं उनका जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो प्रेजेंट में होता है। या तो उनकी नीड बहुत अर्जेंट होती है, या तो उनका ये रहता है कि अभी चाहिए, बाद में हम लोग पे करते रहेंगे। तो ये जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, या फिर एक हम कह सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी या फिर बाइंग पैटर्न है, ये चीज़ सभी को पता है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो अभी चाहिए। वी आर लाइक कि कल किसने देखा है। तो जो अभी चाहिए वाला ये जो एटीट्यूड है हम लोगों का, इसकी वजह से हमारा जो प्रेफर्ड कंजम्पशन है वो प्रेजेंट में होता है। इसीलिए हम EMIs, लोन्स, ये सब बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल। सो एक तो ये रीज़न है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया इकोनॉमी जो हमारी है, हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की, वो इन्फ्लेशन मोड पे है, इन्फ्लेटरी इकोनॉमी है। क्योंकि आज जो वैल्यू है वो कल कम हो जाएगी, हर हाल में कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई दर बदर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक, तो इकोनॉमी का जो टाइप है वो इन्फ्लेटरी है। तो इसलिए भी एक ये भी रीज़न है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को बहुत इंसान भाई तवज्जो देता है कि हम आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तो हमें रिटर्न हमेशा इंक्रीजिंग रेट पे मिलना चाहिए। जो प्रेजेंट में मार्केट की वैल्यू चल रही है मनी की मार्केट में, उस रेट पर ही मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की नीड बहुत बेसिक है, लेकिन हर जगह है। ठीक है, तो अभी आज आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वाई डू वी पे इंटरेस्ट एंड वी पुट इंटरेस्ट। ठीक, 2 चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक बहुत 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 वेल अवेयर हो, क्योंकि ये अकाउंट्स का नहीं मैथ्स का टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लो आपने 10,000 का लोन लिया या इन्वेस्टमेंट करी, कुछ भी करी, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट वो 10,000 है, तो उस पर 5% 6% लग जाएगा, तो 10,000 पे ही लगेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल बढ़ता है। जैसे मान लो कि 10,000 पे 10% लगा, तो वो 100 रुपये हो गया।
ठीक है। तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक साल 100 रुपये लगाएगा, ठीक है, 10,000 के हिसाब से, अगली साल वो 1100 के हिसाब से लगाएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी एड ऑन होता जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है बेसिक वैल्यूएशन टेक्निक। अब देखो, वैल्यूएशन पढ़ाने से पहले कुछ सिंपल चीज़ें समझ लो, लेट मी कम है, सिंपल चीज़ें समझ लो, लाइक कि हमारे पास लोन अमोर्टाइजेशन है, एनुटी ड्यू है, डबलिंग पीरियड है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें प्रैक्टिकल हैं, फॉर्मूले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सबको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं आएगा जो ट्रिकी होगा या जिसमें आपको कुछ डराइव करना होगा। आपको बस फॉर्मूला रट के रखना है, वैल्यूज़ दी होंगी, वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं आपको मुँह ज़बानी बता दूँ, देखो अब जब हम बात करेंगे FW तो ये क्या, FV ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट को R से डिनोट करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में जब भी हम लोगों ने पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा हो चाहे अकाउंट्स में पढ़ा हो, R से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी। N का मतलब तो यही होता है ना, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट निकालने की बात करते हैं, ठीक। A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल हो सकता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ यही वैल्यूज़ हैं, आपको वैल्यूज़ क्वेश्चन में साफ साफ दी होंगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट करी है, क्या टाइम पीरियड है, कितना अमाउंट है, बस आपको फॉर्मूला रट के जाना है, वैल्यू पुट करनी आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिकल्स आएँ, बट हाँ फॉर्मूला रट के जाना है। तो फॉर्मूले सारे डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक में पिन किए हुए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। थ्योरी मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं जबकि वैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या क्या है, वैल्यूएशन इन द सेंस की डिराइव करने की टेक्निक क्या क्या है, कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। 2 टेक्निक्स होती हैं, एक तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के रेफरेंस में, एक प्रेजेंट वैल्यू। अब जैसे मान लो कि हम चाह रहे हैं कि हमें आगे 5 साल में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है कि वो 10 लाख बदल जाए। तो मतलब हमें अपनी फ्यूचर वैल्यू पता है कि हमें 10 लाख 5 साल में चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, कितना इन्वेस्ट करके चाहिए, ये हमें नहीं पता है। तो जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हम लोग तरीका यूज़ करते हैं, जिसे हम डिस्काउंटिंग मेथड भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि भाई 10 लाख जो आगे होगा, अभी उसकी जो वैल्यू वो डिस्काउंटेड वैल्यू ही है ना, टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। जब हम कंपाउंडिंग या फिर फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, अब जैसे हमें पता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, अब हमें ये जानना है कि 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, तो उस चीज़ को या फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग वाला मेथड्स यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। देखो कंपाउंडिंग वाले में ये 4 चीज़ें रट लो, सिंगल कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो, अनइक्वल भी बोल सकते हैं, इक्वल कैश फ्लो, एन्युटी और परपेटी। आपको ये 4 चीज़ें, ये 4 क्वेश्चंस में आएंगे, या तो ये कॉन्सेप्ट्स या फिर लिखने में आएंगे। लिखने में तो कुछ आएगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है इनका, मतलब समझो इनका क्या है। सिंगल कैश फ्लो का मतलब है लाइक इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि हमने इतना प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर इतना इंटरेस्ट लग रहा है, 4 साल तक 5 साल तक लगेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। दैट्स इट, सिंपलेस्ट होता है सिंगल कैश फ्लो की। एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना है या फिर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें 4 साल 5 साल 6 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। दैट्स इट, सिंगल कैश फ्लो में और कुछ भी नहीं, ठीक है। जब हम अनइवन कैश फ्लो की बात करते हैं तो अनइवन कैश फ्लो में क्या होता है ना कि जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, तो हमें उसका जो रिटर्न मिला वो 200 मिला, ठीक है। सेकेंड ईयर में हम 1000 इन्वेस्ट करें, उसका रिटर्न हमें 250 मिला, 50 रुपये ज़्यादा। थर्ड ईयर में इन्वेस्ट करें, फिर से 200 मिला। तो दिस इज़ व्हाट अनइवन, यू डोंट नो कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आएगा, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती वो चीज़। कैश फ्लो तो हो ही रहा होता है, तभी तो कैश फ्लो है, लेकिन उसका वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसको हम अनइवन बोलते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला एकदम लिखा हुआ है, बस वही आपको रट लेना है। मैंने आप फॉर्मूले हैं, रट के जाओ, इट्स ऑल अप टू यू, अदरवाइज थ्योरी विल कैच यू अप, ठीक। देन उसके बाद इक्वल कैश फ्लो, जिसे हम एन्युटी बोलते हैं। अब देखो इक्वल कैश फ्लो से मेरा क्या मतलब था कि जब आपको पता हो कि फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पीरियड या फिर फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर से 5 साल के लिए आपको इतने परसेंट रेट पे रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे 5 ईयर्स तक, तो आपको कंटिन्यूसली उस पर
2500 का रिटर्न मिलेगा, तो यू नो इट। तो दैट इज़ एन्युटी। जब आपको नंबर ऑफ पीरियड फिक्स हो, रेट ऑफ रिटर्न आपको पता हो और वही इक्वल रिटर्न आपको हर साल मिले, दैट इज़ एन्युटी। ठीक है, अब उसका जस्ट अपोजिट होता है परपेचुइटी। अपोजिट में क्या होता है, एन्युटी में हमें पता होता है कि हमें कितने साल तक मिलेगा, परपेचुइटी में हमें पता ही नहीं होता कितने साल तक मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स हम उसमें अज्यूम करते हैं, बट फॉर इंस्टांस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स अज्यूम तो करते हैं, बट फिर उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, हाँ, ग्रोइंग परपेचुइटी और ग्रोइंग एन्युटी के कैलकुलेशंस होते हैं, एन्युटी के भी कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, बस परपेचुइटी एन्युटी में इतना फ़र्क याद रखना कि परपेचुइटी में जो होता है प्रेजेंट वैल्यू ही निकलती है, परपेचुइटी में फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हम या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक चीज़, हाँ, नंबर ऑफ पीरियड जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स, हम कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो किसी किसी बुक में आपको नंबर ऑफ ईयर्स की जगह नंबर ऑफ पीरियड्स भी दिया होगा, जहाँ पे एक साल को एक पीरियड मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक हमेशा ध्यान रखना कि जब आप एन्युटी की बात करेंगे या फिर ग्रोइंग एन्युटी की बात करेंगे तो एन्युटी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं उससे। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ ईयर्स का पता होता है। लेकिन परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स तक होता रहता है, तो इसलिए हम परपेचुइटी की कोई भी फ्यूचर वैल्यू डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू में रहेगा। ठीक है, ग्रोइंग परपेचुइटी और ग्रोइंग एन्युटी में बस कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ें रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सैलरी हमें पर ईयर कितनी मिल रही है हमें पता है, जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें मिलेगी। मान लेते हैं कि हमारा गोल है कि हम इस कंपनी में 5 साल तक काम करेंगे, हमारी ये सैलरी है एंड इतना हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतना वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वगैरह वगैरह, हमें सब कुछ पता है। बट हमें ये भी पता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी सैलरी 10% से इंक्रीज़ होगी पर ईयर, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। बट ऑन एन एवरेज एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए 1.5% का इंक्रीमेंट हर साल वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉई 1 साल 2 साल 3 साल कंपनी में काम कर रहा है, कर चुका है। ठीक है, तो अब हमें ग्रोथ रेट भी पता है कि 1.5% से हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी सैलरी, तो दैट इज़ ग्रोइंग एन्युटी कि हमें सैलरी 5 लाख मिल रही थी पर हर साल 1.5 लाख बढ़ के मिलेगी। ठीक है, तो वो ग्रोइंग एन्युटी है, तो बस उसमें वो जो 1.5% सैलरी बढ़ रही है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, मतलब ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1.5%। आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिया होगा तो साफ साफ लिख के दिया होगा कि इतना इंक्रीमेंट हो रहा है या इतना ग्रो कर रही है या वगैरह वगैरह, आपको वर्ड्स यूज़ किए गए होंगे उसमें, इंक्रीज़ करी, ग्रो करी या बढ़ गई, एड ऑन हो गई। ठीक है, तो वो आपका ग्रोथ रेट होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज़ दी रहेंगी, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसलिए आपका अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, आपको प्रैक्टिकल पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। एंड इफ़ देन टू ये कैन नॉट डू दैट कि आप फॉर्मूले रट सको तो कोई बात नहीं, थ्योरी विल कैच यू अप, बट हाँ, थ्योरी ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे नॉर्मल से थे हो गए। फ्यूचर वैल्यू में मल्टीपल कैश फ्लोज का भी ऑप्शन है कि कई सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ कर रखे हैं, तो दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, डजंट मैटर्स। एंड बाकी प्रेजेंट वैल्यू में ये सारे हैं इंक्लूडिंग परपेचुइटी एंड ग्रोइंग परपेचुइटी, तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में। अब हम बात करेंगे एन्युटी ड्यू की, कि एन्युटी ड्यू क्या होता है। देखो, यूजुअली क्या होता है कि एन्युटीज़ जो होती हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर पेमेंट ऑफ लोन या फिर पेमेंट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अस, एनीथिंग, जो भी हमें सिंपल इंटरेस्ट पे करना हो या फिर रिसीव करना हो, वो यूजुअली ईयर एंड में होता है और ईयर एंड में ही उसकी कैलकुलेशन होती है। बट व्हेन टू टॉक अबाउट एन्युटी ड्यू, तो ये ऐसी एन्युटीज़ होती हैं जिनका रीपेमेंट या जिनका कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी हमें साल के स्टार्टिंग में ही पे करना पड़े। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी ड्यू, कि बजाय साल के एंड के या फिर बजाय टाइम पीरियड के एंड के हमें उसको स्टार्टिंग में ही पे करना पड़े या फिर रिसीव करना पड़े। ठीक है, डबलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं ना कि 2 दिन में पैसा डबल एंड ऑल, तो इट इज़ द सेम थिंग, इसका एग्जैक्ट वर्बल मीनिंग है डबलिंग पीरियड। अब जैसे लोग पूछते हैं ना कि कितने दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में कितने दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी यूज़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सच में वही फॉर्मूला है कि कितने दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। अब जैसे मान लो किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करी, तो वो अपने अकाउंटेंट से पूछता है कि मेरे पैसे कितने देर में डबल हो जाएंगे, मतलब मुझे कब तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि 1 लाख के 2 लाख हो जाए, ठीक है, 10 लाख के 20 लाख हो जाए।
वो ऐसा पूछता है अगर तो अगर देखो जैसे मान लो उसने इन्वेस्टमेंट करी है और उसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है 5%, फिक्स है कि उसे हर साल इतना ही % का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, तो उसका अकाउंटेंट क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा और 72 से डिवाइड कर देगा। जब रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होगा तो कैलकुलेशन को जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह होगा एंड रेट ऑफ रिटर्न टाइम पीरियड सब कुछ मिला के जो हमारे कैलकुलेशन आता है एग्जैक्ट, उसको 72 से डिवाइड कर देगा। तब टाइम पीरियड निकल आएगा कि भाई आपको इतने महीने या फिर इतने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना पैसा डबल करने के लिए। ठीक है, अब जब ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में है। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो, ठीक है, मतलब आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट लग के रिटर्न मिल रहा हो, लाइक मतलब आपने 1000 इन्वेस्ट किया तो पहले साल अगर आपको 100 रुपये का मतलब 100 रुपये का रिटर्न आया तो अगले साल 1100 पे आपको रिटर्न आएगा 10% का, विच इज़ 110 रुपीज़। फिर अगले साल 110 ऐड करके फिर उस पर आपको रेट ऑफ रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो सारी कैलकुलेशंस करके टोटल अमाउंट निकाल के 69 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट द बेसिक कंसेप्ट, आपको करना नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट में नहीं है या फिर आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज़ फॉर योर नोइंग कि अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो यू विल डिवाइडेड बाय 72 टू फाइंड द डबलिंग पीरियड कि कितने वक्त में डबल हो जाएंगे पैसे। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है या कोई सोल्यूशन या कैलकुलेशन है तो आपको उसको 69 से डिवाइड करना है ये जानने के लिए कि कितने दिन में वो पैसे डबल हो जाएंगे या फिर वो इन्वेस्टमेंट या फिर वो लोन डबल हो जाएगा। जब बात करेंगे लोन अमोर्टाइजेशन की, अब देखना एक चीज़ देखना, एन्युटी ड्यू और लोन अमोर्टाइजेशन दोनों बहुत मिक्स्ड कंसेप्ट्स हैं, थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बस यहाँ पे फ़र्क ये था कि जब लोन अमोर्टाइजेशन की बात की जाएगी तो जैसे मान लो कि आपने कोई लोन लिया, फॉर इंस्टेंस 10,000 का लोन लिया, बट आप कह रहे हो कि मैं 2 साल बाद पे कर सकता हूँ या 6 महीने बाद पे करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो 6 महीने तक का उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस हुआ है वो उसको जोड़ के आपसे 6 महीने बाद पैसे लेगा। जैसे मान लो कि 10,000 की वैल्यू 6 महीने में फॉर इंस्टेंस 1,000 रुपये गिर गई। ठीक है, तो उसका 1,000 का जो लॉस हो गया है ना, मतलब अब वो 11,000 पे इंटरेस्ट लगा के तब आपसे पैसे वसूलेगा। तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज़ इन लोन अमोर्टाइजेशन। ठीक है, कि जितने भी टाइम पीरियड के बाद आप दे रहे हैं उन सब टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसके बाद वो आपसे EMIs या फिर इंस्टॉलमेंट्स लेना शुरू करेगा। अब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हैं, एक्चुअल में कहाँ यूज़ होता है। तो जब हम बात करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, तो सबसे पहली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है एक्चुअली, कि मतलब वाकई में कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान इस कॉन्सेप्ट से बहुत अवेयर है तो उसे पता है कि भाई फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको खुद ही बताया कि डबलिंग पीरियड, कि कितने दिन में पैसा डबल होगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने में बहुत हेल्पफुल है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंकिंग फंड्स एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंकिंग फंड्स वो फंड होते हैं, जैसे मान लो हम जो भी कमाई कर रहे हैं उसमें से हम थोड़ा सा एक भाग बचा के रखते हैं ताकि हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 15 साल 20 साल के उसको हम पे कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो फंड्स हम बचाते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट्स को ख़त्म करने के लिए वो सिंकिंग फंड्स होते हैं। तो हमें कितना फ़ंड हर महीने बचाना है कि हम अपने लोन को जल्दी से ख़त्म कर सकें, जल्दी से रीपे कर सकें, वो निकालने में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल की रिकवरी, कि हमने जितना भी पैसा लगा दिया है सब सारे का सारा, उस पैसे को हम कैसे रिकवर करेंगे, कितने दिन में रिकवर करेंगे, उसके लिए हमें कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, कितना पैसा अलग से सेव करके रखना पड़ेगा जो कि हम रीपे कर दें या फिर जिसका हम इंटरेस्ट पे कर दें, हमारा जो कैपिटल हमने लगाया है वो रिकवर हो जाए सारा का सारा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि 4 जगह ये यूज़ किया जाता है। दीज आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि फाइनेंस में इन्वेस्टर्स ही सब कुछ होते हैं एंड ये टॉपिक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेवरदलेस स्टॉक ट्रेडर्स everybody values this concept because this is the true basic meaning that why the value of money after a year falls down. Okay, so please do subscribe the channel and stay tuned for chapter number 3.